हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीरो आवर क्लासेस पर। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट इसलिए क्योंकि अभी जो रिसेंट में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे प्रेसिडेंट के, और आज हम उसी को कवर करेंगे। सो हमारी वीडियो में हम पहले प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, एक इंट्रो, एक ब्रीफ होगा आपको, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे उसके प्रेसिडेंट के जो हमारे पास्ट ईयर्स में आए हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट सबसे पहली चीज कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन्ड है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये सीडीएस में नहीं, एनडीए में नहीं पूछा जाता, बट ये एफकेट में ये पूछा जाता है। एफकेट में हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है, तो वहां पे ये वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आता है वो है इलेक्शंस के लिए। कौन कौन से एग्जाम्स के लिए? एनडीए में हमारा, सीडीएस में और सीएपीएफ में। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट को ही हम हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। और एक एक और वर्ड, एक जुडिशियल वर्ड इसके लिए यूज होता है, वो होता है डीजी और हेड। मैंने पुरानी वीडियो में आपसे पूछा था कि डीजी और डी फैक्टो में क्या डिफरेंस किया होता है। देखो, डीजी और का मतलब तो होता है नॉमिनल हेड, नॉमिनल, और डी फैक्टो का मतलब होता है रियल हेड। ये देखो, डीजी और हेड और डी फैक्टो हेड में वही डिफरेंस है। जैसे अगर आप अपने घर पे देखो तो आपके घर का जो मुखिया होता है, आपके घर का जो हेड होता है, वो कौन होता है? अक्सर दादाजी होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे ही हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट का जो रोल है ना, वो दादाजी की तरह है। अब दादाजी क्या करते हैं? दादाजी घर पे ही रहते हैं, दादाजी कुछ काम तो नहीं करते, दादाजी घर पे रहते हैं। प्रेसिडेंट का भी वही रोल रहता है। प्रेसिडेंट का कोई इतना मेन रोल नहीं रहता, लेकिन प्रेसिडेंट क्या होता है? एक नॉमिनल हेड होते हैं। कहीं पे भी अगर इंडिया की बात होती है तो वहां पे हम सबसे पहले किसका जिक्र करते हैं? वहां पे सबसे पहले प्रेसिडेंट का जिक्र होता है। जो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट से बिना पूछे या बिना उनके असेंट के नहीं होता। तो सिमिलरली जो रोल हमारे दादाजी का हमारे घर पे है, वही रोल हमारे प्रेसिडेंट का हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में है। अब बात यह आती है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनडीए में, सीडीएस में, सीएपीएफ में। इसमें एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है। वो क्या होती है कि क्वेश्चन ही पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट, या कभी कभी ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट्स। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग एक चीज याद करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट याद कर लो, क्योंकि ये तीन चार चीजें हैं। फिर उसके बाद बस इन चीजों पे फोकस करो, और जो इन चीजों के अलावा कोई अगर चीज पूछी जाए तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे कि पहली बात, अगर हम पूछें कि कौन पार्टिसिपेट करता है, तो सबसे पहली चीज, मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। अच्छा, आप लोग को क्या है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग नोट्स मत बनाइए। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जीरो आवर क्लासेस के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। मैंने वहां पे अपने हैंड रिटन नोट्स डाले हैं, तो आप उसको वहां पे ज्वाइन कीजिए, और बस यहाँ पे एक बार आप इसको सुन लीजिए, एक अच्छे से सुन लीजिए, एक बार दो बार, जब भी जितने बार भी आपको मन करे आप उतने बार सुनिए इसको। बस वहां से नोट्स ले सकते हो, और यहाँ से आप बस देख सकते हो, इसको सुन सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? बेसिकली मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस। कौन से मेंबर्स? इलेक्टेड। ठीक है ना? मैं ये समझता हूँ कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में दो तरह के मेंबर्स होते हैं। एक होता है इलेक्टेड और एक होता है नॉमिनल। इलेक्टेड का मतलब जिनको हम चुनते हैं, और नॉमिनल का मतलब बेसिकली जिनको नॉमिनेट करके जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जिनको वो होते हैं, वो नहीं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते इसमें। कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस, पहली चीज। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली वो होता है जैसे हम बोलते हैं विधानसभा, जो आपके स्टेट में, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। हर अब क्या होता है, देखो, एक और चीज भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, लेकिन वो बहुत कम स्टेट्स में होती है। ठीक है, अब हमारे मोस्टली जो स्टेट्स हैं वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती है, तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली।
देखो दिल्ली और पुडुचेरी में भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहाँ के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इनके अलावा कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अगर कभी कभी ये पूछ लेता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो नहीं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये बात समझ आनी चाहिए आपको कि पार्टिसिपेट कौन करता है। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। बस मैं ये कहूँगा कि आप ये इन 3 को ही आप याद कीजिए, बाकी और जो पार्टिसिपेट नहीं करते आप उन चीज़ों पे मत जाइए। देखिए, ये जो लेक्चर मैंने बनाया है प्रेज़िडेंट के ऊपर, ये सिर्फ़ मैंने पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत की बुक से है, वहाँ से उसका जो एक क्रक्स जो है वो मैंने डाला है इसपे। तो उसमें क्या है, काफ़ी कन्फ्यूज़िंग लैंग्वेज भी गिवन है, तो अगर आप पहले आप इसको पढ़ते हो, फिर आप उसको अगर लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपको समझ आएगा। ख़ैर अगर आप इसी को पढ़ते तो भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि इसमें भी मैंने आपको सारी चीज़ें दी है। आगे चीज़ें, आगे है क्वालिफ़िकेशन। प्रेज़िडेंट की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? देखो क्वालिफ़िकेशन से यहाँ पे मैं पढ़ाई-लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि प्रेज़िडेंट कौन बन सकता है, हमारा इंडिया का प्रेज़िडेंट बनने के लिए कौन एलिजिबल है। हम कभी बचपन में बोलते थे ना कि हमें प्रेज़िडेंट बनना है इंडिया का, तो हम ऐसे नहीं बन सकते थे। उसके लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्या है? ऑब्वियस सी बात है, वो एक सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, सिटीज़न ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए उनकी। ये एमपीज़ के लिए कुछ और होता है। क्या होता है आप मुझे वो कमेंट्स में बताओ। तीसरी चीज़ बेसिकली एमपीज़ के लिए क्या एज क्राइटेरिया क्या है वो पूछ रहा हूँ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताइए मुझे, और अगर आपको नहीं पता तो जाइए सर्च कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ है वो एक लोकसभा के मेंबर होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड होनी चाहिए ताकि वो लोकसभा के मेंबर बन सके। दूसरी और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करनी चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एनी गवर्नमेंट, बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट के अंडर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो मैं प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, और मैं हूँ एक एलआईसी का चेयरमैन हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, एलआईसी जो है हमारे बेसिकली पब्लिक बॉडी है। अब पब्लिक बॉडी क्या है, पब्लिक बॉडी का मतलब है गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब मैं इसका चेयरमैन भी हूँ और साथ साथ मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए भी लड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं बेसिकली किसी एक पब्लिक बॉडी में काम नहीं कर सकता, मैं पब्लिक बॉडी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तभी जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आदमी अगर किसी भी लेजिस्लेचर में किसी भी ऐसे सर्विसेज में आता है, तो वो पहले क्या वहाँ पे पहले रेजिग्नेशन देते हैं, तब उस सर्विस को ज्वाइन करते हैं, तब वो प्रेसिडेंट बनते हैं या चीफ मिनिस्टर बनते हैं या एमएलए बनते हैं, ठीक है। ओथ, अब ओथ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओथ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ओथ दिलाता कौन है, ठीक है। ओथ दिलाते हैं सीजीआई को, हमारे बेसिकली प्रेसिडेंट को, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे ओथ दिलाते हैं। अगर इफ इन केस सीजीआई नहीं हुए तो कौन दिलाता है? तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज। इसका मतलब कि अगर उनके अलावा कोई और हो, सीजीआई के अलावा जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलाएंगे। अगर वो भी नहीं हुए तो फिर और दूसरे उनके अलावा जो सीनियर जज होंगे वो दिलाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि ओथ किस चीज के दिलवाते हैं उनको, उनको ओथ दिलवाते हैं बेसिकली टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हैं, आप ग्रुप पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, और साथ साथ वहाँ पे रिटन नोट्स भी लीजिए। मैं हर एक टॉपिक के रिटन नोट्स भी आपको वहीं पे दूंगा। दूसरी चीज, किस चीज के लिए? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। और लास्टली डिवोट, बेसिकली हमारे वेलबींग के लिए अपने सर्विस को डिवोट करना, कि हमारे लिए सब कुछ करना।
तो आई होप बात समझ आ गई होगी कि आपको ओथ कौन दिलाता है, हमारे प्रेसिडेंट को सीजीआई दिलाता है, अगर सीजीआई नहीं हुए तो सीनियर मोस्ट जज दिलाता है। फिर उसके बाद ओथ किस चीज की दिलाता है? प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, और फॉर टू डिवोट द सर्विस फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, हमारे लिए काम करने के लिए उनको ओथ दिलाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो हमें ये पता है कि 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। वेरएज अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में 4 इयर्स का टर्म होता है। और बेसिकली यूएसए में एक बाउंडेज होती है कि 2 साल, मतलब 2 बार से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हो। आप इलेक्शन लड़िए, अगर आप जीतते हैं तो आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अगर आप नहीं जीतते तो ऑब्वियसली बात है नहीं बनोगे। लेकिन ऐसा कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन सिर्फ अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में सिर्फ वो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और सिर्फ 2 बार ही, 2 टर्म्स ही वो ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं। ये बेसिकली प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट किसी एक एक हाउस के हेड होते हैं। तो कौन से हाउस के हेड होते हैं आपको पता है? वो होते हैं हमारे राज्यसभा के। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं हमारे। तो इसीलिए कभी कभी पूछा भी जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो हेड या चेयरमैन ऑफ विच हाउस। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट में पूछा जाता है वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट को हिंदी में बोलता है महाभियोग। महाभियोग का मतलब प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज की इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? तो आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, बस यहाँ पे 2 मिनट के लिए अपना ध्यान इस चीज पे देना सिर्फ और सिर्फ। पहली बात क्या है कि इम्पीचमेंट जो है ना एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि इम्पीचमेंट इज अ टाइप ऑफ विच प्रोसेस, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर और नन ऑफ द अबव। तो एक ये है क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल का मतलब देखो, पहली बात तो क्वासी का मतलब होता है आधा, हाफ। जुडिशियल का मतलब तो आपको पता है कि जो जुडिशरी, जो न्यायपालिका होती है। तो क्वासी जुडिशियल अगर मैं कंबाइन करके आपको बताऊं तो क्वासी जुडिशियल का मतलब ये है कि इसमें जो है जुडिशरी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इसमें लेजिस्लेचर ही हमारा जुडिशरी का काम करता है। मतलब वो ही बताएगी, लेजिस्लेचर बताएगी कि हाँ, कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहिए कि नहीं इम्पीच करना चाहिए। आई होप बात समझ आ गई होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है। इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिकली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं। अब कौन से एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी। देखो, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वहां पे इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता था। इलेक्शंस में नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात आती है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और सिर्फ कहाँ के? एमपीज, बेसिकली एमपीज, जो एमपीज नॉमिनेटेड हो और इलेक्टेड हो वही पार्टिसिपेट करेंगे, और इनके अलावा कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें बहुत गलती होने के चांसेस हैं। क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इलेक्शंस में और इम्पीचमेंट के प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका ग्राउंड क्या होता है। ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि मैदान क्या होता है, ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या होता है। जैसे सीजीआई के ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है? बेसिकली ग्राउंड ऑफ सीजीआई के ग्राउंड ऑफ रिमूवल होता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, ये है सीजीआई का। देखो, साथ साथ मैं बताते रहूंगा आपको जो चीजें मुझे लगती है कि हाँ ये बतानी चाहिए रिलेट करने के लिए। देखो, ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, अभी हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेसिडेंट का क्या होता है? रिमूवल मतलब अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो मेरे को किस बेसिस पे, कुछ एक एक बेस होना चाहिए ना कि हाँ प्रेसिडेंट ने ये गलत किया तो तब रिमूव होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस है, एक ही ग्राउंड है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप प्रेसिडेंट बनते हो कल के दिन, और आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई भी हटा नहीं सकता।
तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड होता है प्रेसिडेंट को हटाने का, वो क्या होता है? वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिए। अब जो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसमें प्रोसेस। देखो लक्ष्मीकांत में ये बहुत टिपिकल दिया हुआ है कि प्रोसेस कैसा है उसका इम्पीचमेंट का। मैंने बहुत सिंपली इसको कुछ स्टेप्स में बताया कि प्रोसेस, एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या है कि चार्जेस लगाए जाते हैं, चार्जेस आर ब्रॉट इनटू द हाउसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से हाउस में चार्जेस ब्रॉट करते हैं, कौन से हाउस में चार्जेस लगाए जाते हैं। तो कभी कभी सीडीएस के एनडी के पेपर में देखेंगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में चार्जेस ला सकते हैं या राज्यसभा में चार्जेस ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, एनी हाउस, किसी भी हाउस में चार्जेस ला सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और उसको आपको आंसर भी बताऊंगी कैसे कैसे क्या उसका आंसर होगा। दूसरी चीज, 1/4 ऑफ द मेंबर वो चार्जेस लगाने चाहिए। 1/4 ऑफ द मेंबर ने, उन्होंने बेसिकली अगर जो एक हाउस है उसके एक चौथाई मतलब 25% मेंबर्स ने उसको बोलना चाहिए कि हाँ ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस लगा रहे हैं 1/4 ऑफ द मेंबर्स। अब जो सबसे दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। नोटिस पीरियड देना पड़ेगा हमें प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ ये चार्जेस लगाए हैं इन लोगों ने। फिर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से वो चार्जेस पास होने चाहिए, पास फ्रॉम हाउस। इसी 2/3 मेजोरिटी को हम स्पेशल मेजोरिटी भी बोलते हैं। तो 2/3 मेजोरिटी से वो चार्जेस जो है ना, वो चार्जेस हाउस से पास होने चाहिए और फिर दूसरे हाउस में जाने चाहिए। अगर 2/3 से कम मेजोरिटी हुई तो चार्जेस पास नहीं होंगे। फिर दूसरे हाउस में भी सेम वही कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए उन चार्जेस को पास करने के लिए। अगर वो 2/3 मेजोरिटी नहीं हुई तो वो चार्जेस पास नहीं होंगे। और जब वो 2/3 मेजोरिटी से एक हाउस से भी पास हो गया और दूसरे हाउस से भी पास हो गया तो प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड और इम्पीच्ड। बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इम्पीच्ड का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है कि क्या प्रेसिडेंट को राइट है कि वो ऑडियंस बन सके जब उनके चार्जेस को डिस्कस किया जाए? तो हाँ, यस, president has the right of being the audience in that house or in whatever house he wishes to go। ठीक है, तो बात समझ आ गई कि ग्राउंड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है रिमूवल का। बहुत ज्यादा टिपिकल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लक्ष्मीकांत ने, मैं कहूँगा, बहुत घुमा फिरा के दिया है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सिंपली यहाँ लिखा है और साथ में मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने इसके नोट्स भी दिए हैं, तो आप ये मत भूलिए कि सर मुझे राइटिंग समझ नहीं आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये बस आप सुनिए इस चीज को, उसके बाद मैंने जो वहाँ पे नोट्स दिया वहां से इसको रिलेट कीजिए, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब उसके बाद जो आगे हम पढ़ने वाले हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर्स होती है। अब लोग सोचते हैं कि प्रेसिडेंट की कोई पावर ही नहीं होती, क्योंकि प्रेसिडेंट तो क्या है, नॉमिनल हेड है, डीजीओर हेड है, लेकिन प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स है, बहुत सारी पावर्स है। वैसे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि यही एक मेन पावर्स जो है जो मुझे लगती है। और साथ साथ एक एक बहुत लेजिस्लेटिव में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है जो मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस पे आऊंगा। तो चलो, एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो काम करने वाली जो पावर्स होती है, मतलब जैसे देखो, एक जो हमारा हाउस है ना, जो हमारी इंडिया है, तो उसमें जो इंडिया की डेमोक्रेसी है तो वो किस किस में डिवाइडेड है? बेसिकली वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? बेसिकली कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब जो काम करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो लॉ बनाते हैं, और जुडिशरी का मतलब जो है लॉ को चेक करते हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या होती है? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज की पीएम को तो यही अपॉइंट करते हैं, या जितने भी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं ना, उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। सेंट्रल मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक। और तीसरी बेसिकली एक मैं ये कहूँगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग से मुझे एक चीज पता चली कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो भी बॉडीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि कैग, तो इन सब के जो हेड है वो, उसको कौन अपॉइंट करता है? उन सब के हेड को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और साथ साथ अटॉर्नी जनरल,
आई होप आपको पता होगा यूपीएससी कौन से आर्टिकल में आता है, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, कैग कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, जल्दी से जल्दी बताओ, बताओ बताओ। नहीं पता? इलेक्शन आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है हमारे। और कैग, बेसिकली कैग क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, ये हमारे आर्टिकल 148 में मेंशन्ड है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल बेसिकली एक वकील है गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस हुआ, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है किसी भी कोर्ट में। तो वो कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 76 में गिवन है। तो ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप इसको लिखिए और धीरे धीरे ये सब चीजें याद हो जाएगी। लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब जो पावर्स उनके पास होती है जब वो लेजिस्लेचर में होता है, कौन कौन सी पावर्स होती है? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट पावर क्या है? कैन समन, कैन समन, समन मतलब बुलाना, जॉइंट सेटिंग, वो जॉइंट सेटिंग को बुला सकते हैं। अच्छा, और जॉइंट सेटिंग को जब वो बुलाते हैं तो जॉइंट सेटिंग का हेड कौन होता है, मतलब जॉइंट सेटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? जॉइंट सेटिंग को हमेशा और हमेशा स्पीकर प्रिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और कौन बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुला सकते हैं उनको। और जो मैं बता रहा था आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, लेजिस्लेटिव पावर कौन सा? ऑर्डिनेंस, प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो पार्लियामेंट जो है, हमारे लॉज का बनता है, हमारे लॉज बनते हैं पार्लियामेंट में, बनते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में बनते हैं। ठीक है। लॉ बनने का प्रोसेस क्या होता है? लोकसभा से पास होगा कोई भी बिल, फिर राज्यसभा में जाएगा, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करेंगे, तभी जाके वो लॉ बनेगा। अंटिल वो, तब तक लॉ नहीं बनेगा। और देखो, ये तभी ये जो है ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जो है, तभी ये तीनों तीनों पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। पार्लियामेंट का हिस्सा तीन होता है, कौन कौन से? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो ऐसा मत करना सोचना कि पार्लियामेंट का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा राज्यसभा होते हैं, क्योंकि लॉ का बनता है हमारा पार्लियामेंट में बनता है। और पार्लियामेंट लॉ बनने का प्रोसेस क्या है? बेसिकली जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में कोई बिल है, कहीं लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। पर ये कि दोनों हाउसेस से बिल पास होना चाहिए, प्रेसिडेंट से साइन होना चाहिए, तभी वो लॉ बनेगा। अब क्या है कि मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कोई है नहीं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को अगर मान लो लगता है कि यार ये बहुत जरूरी लॉ लाना है और अभी इतने जल्दी सब एक बैठक नहीं हो पाएगी, तो उस टाइम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपने आप से एक लॉ बना देते हैं। और वो लॉ किसके अंडर बनाता है? वो लॉ बनाते हैं आर्टिकल 123 के अंडर। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है। ठीक। अब दूसरी, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, ये सारे की सारी अपनी रिपोर्ट्स देती है एंड ऑफ द डे में, कि ये हमारी एंड ऑफ द ईयर में ये हमारी रिपोर्ट्स है। तो वो कौन होती है बेसिकली, किसको सबमिट करते हैं? ये भी सब अपनी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ठीक है। जैसे कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कि आज इस साल हमने इतने इतने कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया, या ये सब जो भी कुछ था, तो वो अपनी रिपोर्ट्स किसको सबमिट करते हैं? वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है। प्रेसिडेंट फिर बाद में वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में देते हैं। ठीक है। जैसे कैग हो गया, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट पे जाती है। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स मतलब कि पैसे से रिलेटेड क्या क्या पावर्स होती है। मनी बिल का नाम तो काफी सुना होगा आपने। मनी बिल बहुत ज्यादा टॉपिक में रहता है, बहुत ज्यादा एक हॉट टॉपिक रहता है मनी बिल। ठीक है। तो मनी बिल जो है, सबसे पहले रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन पे, मतलब सबसे पहले पूछा जाता है प्रेसिडेंट को कि सर हम ये बिल ला रहे हैं, लाएं कि नहीं लाएं? तो हाँ सर, अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ लाओ, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। तो प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड। ठीक। दूसरी चीज क्या है कि फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। फाइनेंस कमीशन आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। मतलब जैसे कितना पैसा, अगर मान लो जो भी पैसा इकट्ठा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओवर द ईयर टैक्सेस से, तो वो कैसे बांटा जाए स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। तो अच्छा, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल हमारे आर्टिकल 280 में मेंशन है। और क्या होता है कि हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बिठाया जाता है, और वो फाइनेंस कमीशन कौन बिठाता है? वो प्रेसिडेंट ही बिठाता है, मतलब वही बनाते हैं, फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपकी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं, और फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है। यही सब चीजें जो है ना, बहुत सारी यही जो चीजें थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। देखो, इतना पढ़ लिया है तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होंगे, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस का आंसर बताइए मुझे। और मैंने बेसिकली ये सारे के सारे आंसर जो है लास्ट में ही डाले हैं।
आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस, कितने आंसर्स, कितने आपके सही हुए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना इस चीज़ को कि कितने आपके आंसर्स सही हुए और कितने गलत हुए। और मुझे ये भी बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, और अपने सारे के सारे दोस्त जो भी इससे बेसिकली डिफेंस के रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रेज़िडेंट के बारे में, इनको पॉलिटी से दिक्कत होती है, तो उन सबको ये वीडियो शेयर करो अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और अगर नहीं लगी हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। चलो, दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन एंड बाय-बाय। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया कि अगर आप चाहते हो कि आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको लगता है कि क्वेश्चंस बहुत कम है और आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया ही है कि मॉक की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो आप जाइए, टेक्स्ट बुक पे आप मॉक दे सकते हो, आप कहीं पे भी दे सकते हो। मैंने, अगर आप चाहते हो कि आप पेपर पे बेस्ड फीलिंग लेना चाहते हो, तो मैंने क्या है, ओसवाल के मॉक्स का रिव्यू किया है। बहुत अच्छे मॉक्स थे इनके, बहुत अच्छी बुक थी इनकी, बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट था इनका। मैंने इन बुक्स का भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाइए। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ ऐसी बुक्स लेनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में से इन लिंक पे जा सकते हैं, बुक्स मंगा सकते हैं आप। बेसिकली मैंने एनडीए और सीडीएस की बुक मंगाई थी, तो और तो आप जा सकते हो, अगर आपको लेने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आप एनडीए के लिए और सीडीएस के लिए सारे सारे जो भी आपको बुक्स चाहिए वो आप मंगवा सकते हो। बाकी दैट्स इट फ्रॉम टुडे, दैट्स इट फ्रॉम मी, बाय।